हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मेरा नाम मितेश है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ IAS PCS में। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको कि मैं बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे का इन डेप्थ एनालिसिस विस्तृत विश्लेषण लेकर आऊँगा। एंड हेयर आई एम। गारंटी है मेरी कि इससे अच्छा और सटीक विश्लेषण आपको यूट्यूब पे फ्री में तो नहीं मिलेगा, गारंटी देता हूँ। और इससे बाहर किसी भी एग्ज़ाम में बिहार के अगले आने वाले 1 साल में क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी से आएगा। मैं बताऊँगा आपको 68 BPSC में इससे कितने क्वेश्चन आए थे। जब मैं पढ़ूँगा तो बताऊँगा आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन हमारे 68 BPSC में आए थे। 5 से 6 क्वेश्चन जो थे वो इकोनॉमिक सर्वे से थे हमारे। पिछले 1 हफ्ते से मैं इसमें लगा हुआ हूँ आप सभी के लिए नोट्स बनाने में। काफ़ी मेहनत लगी। पहले 600 पेज का डॉक्यूमेंट था, उसको पढ़ा मैंने, उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने मार्क किया, उसको नोट्स में पहले इंग्लिश में नोट्स बनाए, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी। अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ हेल्प करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी इस पहल को पहुंचाने में मदद करें, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके जो लोग के पास साधन नहीं है या पैसे नहीं हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना और टाइम लिए। आपका वीडियो थोड़ा लंबा है, इस वजह से मैंने सोचा कि 2 पार्ट में मैं इसको कवर करूं। पहले पार्ट में आधा, उसके बाद आधा, क्योंकि 600 पेज का सार है तो लगभग मेरे नोट्स के हिसाब से 50 से 60 पेजेस का नोट्स है, तो उसको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, समझाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। ये प्रीलिम्स और मेंस, खासकर जो 1-1.5 महीने बाद मेंस है जिनका 68 का, वो लोग ज़रूर देखें, उनके लिए ये बहुत कारगर साबित होगा। इसमें इतने अच्छे फैक्ट्स हैं, इतने अच्छे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, और मेंस के पर्सपेक्टिव से कुछ एनालिसिस किए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं क्वेश्चंस, जिसका आपको आंसर राइटिंग में बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपकी आंसर राइटिंग के लिए कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा इकोनॉमिक GS2 पेपर के लिए, ठीक है। BPSC असिस्टेंट, BSSC, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी एग्ज़ाम्स में इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चंस आते हैं। आप देख लीजिएगा पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा के, तो उसमें आपको बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। हमने बजट, अगर आपने बजट नहीं देखा है तो बजट वाला वीडियो ज़रूर देखें, उसमें हमने 23-24 का बजट भी डिस्कस किया है, तो बहुत अच्छे से बजट को डिस्कस किया है। बजट वाला वीडियो देखें। इस YouTube चैनल को यूज़ कैसे करना है उसके लिए भी मैंने एक इंट्रोडक्शन क्लास बनाई थी, तो उस इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें हैं, हम कैसे चीज़ों को डील करने वाले हैं आगे आने वाले समय में, तो उसको देखिए, आपको पता चलेगा आपको फ़ायदा किस तरीके से मिल सकता है इस चैनल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के इकोनॉमिक सर्वे की हम बात करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है? एक्चुअली इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो पिछले साल का लेखा जोखा होता है। हमने बजट पढ़ा, बजट में हमने देखा कि 23-24 जो आने वाला वित्त वर्ष है, 1 अप्रैल से जो चालू होगा परसों से, तो आने वाले वित्त वर्ष में सरकार किस तरीके से अपने आय कमाएगी, इनकम कमाएगी, और किस तरीके से खर्च करेगी, यानी एक्सपेंडिचर किस तरीके से करेगी, तो उसका एक लेखा जोखा है। अगर मान लीजिए एक नॉर्मल ईयर रहता है, कोविड जैसा ईयर नहीं रहता है, तो सब कुछ जैसा सरकार प्लान करती है वैसा ही रहता है। लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों में ही प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ा है सरकार का, जैसा हम देखेंगे। तो बजट क्या है? आगे आने वाले समय में सरकार किस तरीके से प्लान कर रही है अपने पैसों को खर्च करना या अपना इनकम जनरेट करना, उसका लेखा जोखा। और इकोनॉमिक सर्वे क्या है? इकोनॉमिक सर्वे बीते वर्ष, अभी 2023 ख़त्म नहीं हुआ है, सेशन 22-23 अभी ख़त्म होने में समय था जब ये बिहार इकोनॉमिक सर्वे आया, तो हम 2021-22 का जो साल है वो ख़त्म हो चुका है। उसमें हमारे पास सारा डाटा अवेलेबल है, उसमें कितनी कमाई हुई, कितने खर्चे हुए, किस स्कीम में कितना पैसा लगा, कहाँ पे कैसे सरकार ने खर्चा किया। तो बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे है 22-23 में, उसमें जो हमें डाटा मिलेगा वो 21-22 का डाटा मिलेगा, क्योंकि वो साल ख़त्म हो चुका है। अभी 22-23 में ये प्रेजेंट हुआ है, लेकिन इसमें जो डेटा आपको मिलेगा वो 21-22 का डेटा मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है, वो बीते गत वर्ष का होता है, जिसमें चीज़ें हो चुकी हैं, अब उसे बदली नहीं जा सकती। लेकिन बजट आगे आने वाले समय के लिए वो एक प्रस्तावित है, जिसे हम बदल सकते हैं आगे आने वाले समय में। अगर मान लीजिए फिर कोरोना जैसी सिचुएशन आती है या और कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिससे सरकार को अपने खर्चे को इस तरफ एक
स्कीम से दूसरी स्कीम की तरफ शिफ्ट करना पड़ जाए तो उसमें बजट में चेंजेस हो जाते हैं। तो वो एक प्रस्तावित है और इकोनॉमिक सर्वे हो चुका है, इसे चेंज नहीं किया। ये बेसिक डिफरेंस होता है इकोनॉमिक सर्वे और बजट का। ठीक है, चलिए आर्थिक सर्वेक्षण की बात करते हैं। ये 17वां आर्थिक सर्वेक्षण है, 17th आर्थिक सर्वेक्षण है। स्टार्ट हुआ था 2006-07 में। 2006-07 में पहली बार बजट में इकोनॉमिक सर्वे लाया गया था बिहार में। बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी ने इसको प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया? 27 फरवरी। बजट में अगर आपने देखा होगा तो बजट में हमने देखा था कि लास्ट वर्किंग डे फरवरी था, इसमें इसका मतलब 28 फरवरी। तो बजट से ठीक एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत किया जाता है, जो कि 27 फरवरी 2023 है। अगर हम देखें तो इस बार 14 अध्याय हैं, 14 चैप्टर हैं। पिछली बार 13 थे। एक चैप्टर बढ़ा है, ई गवर्नेंस का जो चैप्टर है वो बढ़ा है, उसको भी हम लोग विस्तार से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला चैप्टर है बिहार का इकोनॉमी, बिहार इकोनॉमी आर्थिक एन ओवरव्यू, बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन। तो सबसे पहला पॉइंट जीएसडीपी के ग्रोथ की बात करते हैं। तो जीएसडीपी का जो ग्रोथ है वो 10.98% है, 10.98% है, जो कि अगर नेशनल से अगर हम बात करें, राष्ट्रीय स्तर से बात करें तो 8.68% है, मतलब कि नेशनल से ज़्यादा है। और अगर हम सारे के सारे स्टेट्स में कंपेयर करें तो तीसरा हाईएस्ट है, किसके बाद? आंध्र प्रदेश और राजस्थान के बाद। सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि, ये वृद्धि है, थर्ड हाईएस्ट है आंध्र प्रदेश और राजस्थान के बाद। प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ बिहार, बिहार की प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन अगर हम सेंसस के हिसाब से देखें तो सेंसस के हिसाब से 10.4 करोड़ है, परंतु ये हमें अनुमानित जनसंख्या जो है नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा दी गई है, ये दिया गया है ये डाटा 12.49 करोड़, या याद रख सकते हो 12.5 करोड़। कब तक का डाटा है ये? मार्च 2022 तक का। हमने अभी बात करी 14 चैप्टर हैं, एक नया चैप्टर है ई शासन का। आगे बढ़ते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य में दो चीज़ें होती हैं, एक कांस्टेंट प्राइस होता है और एक करंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस का मतलब होता है, कांस्टेंट प्राइस एक बेस ईयर को बेस लेके, जो कि 2011 है अभी, तो 2011 के हिसाब से कांस्टेंट प्राइस पे सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी हमारा कैलकुलेट हुआ तो कितना आया? 4,28,065 करोड़ रुपए। ठीक है, वही वर्तमान मूल्य में अगर देखेंगे तो 6,75,448 करोड़ रुपए। तो अगर आप देख रहे हो तो कांस्टेंट प्राइस से करंट प्राइस में, स्थिर मूल्य से वर्तमान मूल्य में अगर कंपेयर करोगे तो वर्तमान मूल्य का ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि 10 सालों में जब रेफरेंस था उसके बाद इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की वजह से जो पैसे की वैल्यू है वो क्या हो गई है? कम हो गई है। जीएसडीपी जो हो गया हमारा बढ़ गया है। पर कैपिटा जीएसडीपी की अगर हम बात करेंगे, मैंने जानबूझ के डेटा नहीं लिखा है, आपको जीएसडीपी याद रखना है। पर कैपिटल जीएसडीपी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड कर देना पड़ेगा कुल पॉपुलेशन से। कुल पॉपुलेशन हमने अभी ऊपर पढ़ा था 12.5 करोड़, 12.5 से डिवाइड अगर कर दोगे तो आपको पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं एनएसडीपी पे, निवल राज्य घरेलू उत्पाद। स्थिर प्राइस पे, स्थिर मूल्य पे अगर देखेंगे तो 3,82,274 रुपये, और वर्तमान प्राइस पे देखेंगे तो 6,14,431 करोड़ रुपये। ठीक है, ये जीएसडीपी, वो जीएसडीपी था, ये एनएसडीपी है। एनएसडीपी क्या होगा? हमेशा जीएसडीपी से कम होगा। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन लगता है, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, निवल राज्य घरेलू उत्पाद में डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? मूल्यह्रास। जब पर कैपिटा निकालोगे आप, पर कैपिटा एनएसडीपी निकालोगे तो सिमिलरली उसको वही चीज़ पॉपुलेशन से डिवाइड कर देना है हमें, 12.49 से डिवाइड कर दोगे तो आपको पर कैपिटा आ जाएगा। इसको पब्लिश कौन करता है? सीएसओ प्रकाशित करता है। पर कैपिटा जीएसडीपी या एनएसडीपी दोनों ही डाटा कौन? सीएसओ पब्लिश करता है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार का जीएसडीपी पर कैपिटा या एनएसडीपी पर कैपिटा, दोनों ही डेटा जो है वो दोनों ही डेटा क्या शो करता है कि बिहार का लोवेस्ट है एनएसडीपी और जीएसडीपी पर कैपिटा, तो दोनों ही। आगे बढ़ते हैं, सेक्टोरल ग्रोथ की बात करते हैं। 3 सेक्टर होते हैं हमारे पास, हमने देखा है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, प्राथमिक, द्वितीय एंड तृतीयक। तो क्षेत्रगत वृद्धि दर की अगर हम बात करें तो प्राइमरी में ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 9.6%, 3.8%,
एंड 13.3%। सबसे ज़्यादा ग्रोथ टर्शियरी सेक्टर में हुई है, उसके बाद प्राइमरी सेक्टर में और सबसे कम सेकेंडरी सेक्टर में। लेकिन बिहार, ये तो बिहार का डाटा हुआ। इंडिया के टर्म्स में अगर बात करें तो इंडिया में सेकेंडरी में सबसे ज़्यादा हुआ है ग्रोथ 10.2%, टर्शियरी में उसके बाद 8.4% और सबसे कम प्राइमरी में हुआ है 4.1%। ये इंडिया का डाटा। तो दोनों डेटा आपको याद रखने हैं, कंपेयर करने को आ सकता है या कंपेयर हो सकता है। ये डेटा आप मेंस में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं जब इंडिया को आप बिहार के साथ कंपेयर करेंगे, खासकर प्राइमरी सेक्टर में और टर्शियरी सेक्टर में, क्योंकि दोनों जगह पे बिहार क्या है, इंडिया से आगे है। हाईएस्ट ग्रोथ अगर प्राइमरी सेक्टर में अगर हम बात करें, प्राथमिकी क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई है, लाइफ स्टॉक में, दैट इज़ पशुधन। ये जो डेटा है, ये जो एनालिसिस है, ये 5 सालों का एनालिसिस के बाद है, ठीक है। लोएस्ट ग्रोथ इन प्राइमरी सेक्टर किस में है, क्रॉप में है, फसल में। हाईएस्ट ग्रोथ इन टर्शियरी सेक्टर की अगर हम बात करें, टर्शियरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है वो स्टोरेज सेक्टर में है और सबसे कम जो है वो होटल एंड रेस्टोरेंट में है। होटल एंड रेस्टोरेंट नॉर्मली सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन कोविड-19 ईयर, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आपको 2017-18 से लेकर 2021-22 का डाटा है ये, तो उसमें होटल एंड रेस्टोरेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कोरोना की वजह से। 2 साल जो बंदी रही, इसलिए इसका जो ग्रोथ है वो सबसे कम है। अगर 2021-22 की सिर्फ बात करेंगे तो होटल ने अच्छा खासा ग्रोथ किया है, होटल सेक्टर में। सॉरी, अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर में EGWS को ध्यान रखें, विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं जनोपयोगी सेवा, और सबसे कम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज़ विनिर्माण, इसमें सबसे कम हुआ है। जैसा मैंने बोला कि CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर का डाटा को हमने एक साथ करने के बाद ये कंक्लूजन निकाला है। ये जो मैंने पीछे ऊपर डाटा, वार्षिक चक्रवृद्धि दर पिछले 5 सालों में, उसका डाटा निकालने के बाद हमने ये डेटा निकाला है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ये डाटा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्टोरल ग्रोथ वाला, इसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अगर हम पाई चार्ट में देखें तो पाई चार्ट में हमें दिखेगा कि सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में, क्षेत्रगत वितरण में, सेक्टर वाइज अगर देखें तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन टर्शियरी सेक्टर का है, उसके बाद जो है वो प्राइमरी सेक्टर का है, सबसे कम सेकेंडरी सेक्टर का है। जबकि ऐसा इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया के केस में प्राइमरी सेक्टर से ज़्यादा है सेकेंडरी सेक्टर, यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है। प्राइमरी सेक्टर जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान राज्य है, तो कृषि का जो कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द द्वितीय क्षेत्र से। तो ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ तृतीयक टर्शियरी सेक्टर में ग्रोथ हुई है, बाकी दोनों जगह पे क्या हुआ है, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन कम हुआ है जब 17-18 से आप कंपेयर करोगे 21-22 को। प्रति व्यक्ति आय की हम बात करते हैं। प्रति व्यक्ति आय इस बार 68 BPSC के क्वेश्चन में आया था, 68 BPSC में आया था, पूछा गया था। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो पर कैपिटा इनकम है वो पटना का है और सबसे कम है शिवहर। हम लोग जो बात करेंगे, क्योंकि देखिए अब पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो हमें ये पता है कि अब सिर्फ ये नहीं पूछा जाता है कि किसका ज़्यादा है किसका कम है। अब एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कम से कम मिनिमम 3 या 2 आपको याद रखने पड़ेंगे ताकि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे कि कोई भी चीज़ सबसे अच्छी पटना में और सबसे ख़राब या तो शिवहर में या अररिया में, ये 2 हम मान के चलेंगे। जहाँ भी एक्सेप्शन होगा वहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। बहुत सारी जगह हम देखेंगे अभी जहाँ पे हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे अच्छे, सबसे समृद्ध और सबसे गरीब इस तरीके से दिखाना होगा। तो वहाँ हम ये मान के चल रहे हैं, एज्यूम करके चल रहे हैं कि पटना सबसे अच्छा होगा बिहार में और शिवहर और अररिया जो है वो सबसे ख़राब होंगे। इससे जो भी एक्सेप्शन आएगा उसको हम मार्क कर लेंगे, जिस पे हमें फोकस ज़्यादा करना है। ये क्वेश्चन 68 BPSC में इस बार आया था, मैंने अररिया मारा था आंसर में और शिवहर था ऑप्शन, इसकी वजह से मेरा 1.25 मार्क्स कट गया था। तो पर कैपिटा इनकम की हमने बात करी, पटना में सबसे ज़्यादा, शिवहर में सबसे कम। पेट्रोल डीजल रसोई घर प्रति व्यक्ति लघु बचत में अगर देखेंगे तो सब जगह पटना है। हमने क्या कहा था आपको कि सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा कहाँ पे होगा, पटना में, तो ये पटना एक्सेप्शन नहीं है, ये हमने मान के चला। सेकंड आ जाए रसोई घर और प्रति व्यक्ति लघु आय में अररिया है, कोई दिक्कत नहीं है।
प्रॉब्लम कहाँ होगी, पेट्रोल और डीजल में प्रॉब्लम होगी। आपको बांका और शिवहर किस में होगा याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे साइन बनाया है। देखिए एस पे यहाँ साइन बनाया हुआ है। एस डीजल में भी एस होता है, शिवहर में भी एस होता है। तो आपको ध्यान रह जाएगा कि डीजल में शिवहर और बचा हुआ पेट्रोल जो है वो पेट्रोल बांका के लिए है। ठीक है, ये बहुत सिली चीज़ मैंने बताई है आपको, लेकिन डेफिनेटली बता रहा हूँ मैं, ये पेपर हॉल में बहुत काम आती है ये चीज़। ऐसे ही चीज़ें करके आपको याद रखनी है ताकि आप वहाँ पे सिल्ली मिस्टेक ना करो। यही सिल्ली मिस्टेक, क्योंकि आंसर ऑप्शन में आपको बांका भी मिलेगा, शिवहर भी मिलेगा और अररिया भी मिलेगा, और वहाँ पे जाके आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक सिल्ली तरीके से भी आप चीज़ याद की हुई, हमें याद करने से मतलब है वहाँ पे सही करना है। तो आप किसी भी सिल्ली तरीके से याद करो, नो मैटर। ऊपर तो हमने हाईएस्ट में देखा, हर जगह पटना है, कोई इशू नहीं है, सबको याद होगा। पूछेंगे वो लोग ये नहीं, वो यही पूछेंगे कि डीजल जो है, डीजल सबसे ज़्यादा, सबसे लोवेस्ट करीब सबसे कम यूज़ कहाँ होता है, तो शिवहर में, बांका में, अररिया में, तीनों ऑप्शन होंगे। तब आप कंफ्यूज हो जाओगे तीनों में। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, डीजल एस होता है, उसमें शिवहर में भी एस है, तो इसलिए हमें डीजल में शिवहर, बचा पेट्रोल, पेट्रोल में बांका। ठीक है, ये याद करने का तरीका मैंने बताया आपको, आप अपने तरीके से कैसे भी याद कर सकते हो। चलिए, टेक इन इनटू अकाउंट ऑल द डिटेल। ऊपर की चारों चीज़ें, पांचों चीज़ें, इनकम, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और पर कैपिटा सेविंग, ये पांचों चीज़ों को एक साथ हमने लिया, और उसके बाद एक और हमने एक इंडिकेटर बनाया सभी सूचकों पर विचार करते हुए, और उसमें मोस्ट सबसे समृद्ध जो स्टेट है, जो ज़िला है, वो कौन सा है, पटना, एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि हर जगह पटना ही था। दूसरा जो है लीस्ट प्रॉस्पेरस में अररिया, उसके बाद शिवहर। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अररिया या शिवहर में से कौन सा सबसे लीस्ट प्रॉस्पेरस है। यहाँ पे मैंने शायद गलती कर दी है, एक मिनट, अररिया सबसे कम, सबसे पिछड़े में अररिया आता है, उसके बाद शिवहर है, उसके बाद बांका है। आगे बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन पे आते हैं। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, बिहार में मुद्रास्फीति जो है वो 9.7 है, जो कि इंडिया से कम है, 12.1। अर्बन में अगर बात करें तो अर्बन में 12.2 है, जो इंडिया के बराबर है। रूरल में 9.3 है, जो कि इंडिया से कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में कम है इंडिया से, शहरी क्षेत्रों में बराबर है, और कुल अगर बात करें दोनों मिला के तो 9.7, जो कि इंडिया से कम है। सीपीआई की अगर हम बात करें तो हमने वही बात करी कि ऑल इंडिया लेवल पे जो है 12.1 है, बिहार 9.7 है, लेस देन इंडिया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मुद्रास्फीति कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में हमने बात शुरू में भी बात की थी कि आंध्र प्रदेश की जीएसडीपी ग्रोथ जो है वो नंबर 1 पे है। ठीक है, अब जब हम सीपीआई पढ़ रहे हैं तो सीपीआई के बारे में कुछ जान लेते हैं। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बारे में मुझे लगा कि थोड़ा सा बता देना ज़रूरी है। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको कौन पब्लिश करता है, सीएसओ पब्लिश करता है, बेस ईयर 2012 है। बहुत सारे इंडिकेटर हैं सीपीआई के। सीपीआई रूरल होता है, अर्बन होता है, कंबाइंड होता है, इन तीनों को सीएसओ पब्लिश करता है। 3 और इंडिकेटर हैं सीपीआई के, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबर एंड रूरल लेबर। लेबर वाले जितने भी हुए, लेबर और वर्कर वाले, उसको लेबर मिनिस्ट्री पब्लिश करती है, और इसका जो आधार वर्ष है 2016 है, जबकि रूरल, अर्बन और कंबाइंड का आधार वर्ष 2012 है। मार्क कर देता हूँ मैं, ये सीएसओ 2012, ये 2016, ये लेबर मिनिस्ट्री, ये सीएसओ। ठीक है, और दोनों गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए ये यूज़ होता है। यही कारण है कि आरबीआई ने अडॉप्ट किया सीपीआई को एज इट्स की टू इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के लिए। क्यों? क्योंकि पहले डब्ल्यूपीआई था, होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल में जो हम ख़रीदारी करते हैं उसके लिए होता है, उसमें सर्विसेज नहीं होती हैं, सिर्फ गुड्स होती हैं, ओनली गुड्स होते हैं। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है मुद्रास्फीति को जानने के लिए, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर, हम लोग जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग जो ख़रीदते हैं वो दुकानों से ख़रीदते हैं, होलसेल में नहीं ख़रीदते हैं। तो मुद्रास्फीति के लिए, इन्फ्लेशन को जानने के लिए हमें सीपीआई को जानना ज़रूरी है, ना कि डब्ल्यूपीआई को। ये मिनिस्ट्री, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पब्लिश करती है इसको, और सीपीआई को हमने देखा सीएसओ पब्लिश करता है। सीपीआई जो है हर स्टेट के लिए अवेलेबल है, ईच स्टेट के लिए सेपरेटली अवेलेबल है। रूरल और अर्बन का भी अलग अलग होता है, बट ऐसा नहीं है डब्ल्यूपीआई में, ये सेपरेटली स्टेट्स के लिए अवेलेबल नहीं है।
ठीक है, ये पहला चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, स्टेट के फाइनेंसेस, राजकीय वित्त व्यवस्था। अच्छा, राजकीय वित्त व्यवस्था पे आते हैं। आपने देखा 2019 के एंड में या 2020 के स्टार्टिंग में कोरोना की वजह से पूरी की पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो थी, आर्थिक क्रियाकलाप जो थे, उन पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा। सिर्फ 2020-21 में ही नहीं, उसका इम्पैक्ट 20-21 क्या 21-22 और आज तक देखने को मिलता है। इतनी ज़बरदस्त बंदी 2 साल रही कि उसका असर जो है अभी भी बहुत सारे बिजनेसेस पे हमें देखने को मिलता है। अभी भी उभर नहीं पाए हैं बिजनेसेस उन 2 साल की वजह से। तो कुल रेवेन्यू जो हमारा है 2021-22 का जो कुल रेवेन्यू है वो है 1,99,270 करोड़ रुपए। अगर रेवेन्यू रिसीट की टर्म्स में बात करें तो 1,58,797 करोड़ और कैपिटल रिसीट है 40,773 करोड़। इसको एग्जैक्ट ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, टोटल रेवेन्यू आपको पता होना चाहिए। टोटल रेवेन्यू लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास है। 2 लाख करोड़ तो याद रह जाएंगे। हाँ, इंक्रीज़ कैसे हो रहा है? 24% से ये इंक्रीज़ हो रहा है और 10% से ये इंक्रीज़ हो रहा है। नहीं डाटा याद रखने की ज़रूरत है इतनी, ठीक है, आप सिर्फ टोटल रेवेन्यू याद रखो। हाँ, जब आप आंसर राइटिंग में इसको यूज़ कर लोगे 2 से 3 बार तो आपको खुद याद हो जाएगा। टोटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें, एक्सपेंडिचर 1,93,123 करोड़ है जो कि 16% से बढ़ा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1,59,220 करोड़ रुपए और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 33,903, पूंजीगत व्यय जो है वो 33,903 है जो कि 30% से बढ़ा है। दैट मीन्स ये एक अच्छा सूचक है कि 30% से हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़, कैपिटल पूंजीगत व्यय जो है अगर बढ़ रहा है तो हमें पता है कि पूंजीगत व्यय जब बढ़ता है तो वो एक चेन रिएक्शन है। जैसे कंपनी किसी रोड पे खर्च कर रही है, रोड पे खर्च करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट देगी, कॉन्ट्रैक्टर लेबर को हायर करेंगे, सामान लाएंगे, तो उससे क्या है, जो जहाँ से वो सामान ला रहे हैं वहाँ की इकोनॉमी चलेगी। कॉन्ट्रैक्टर्स लेबर्स को लेके आएंगे, लेबर का घर चलेगा, फिर लेबर आगे खर्चा करेंगे। तो ये एक तरीके से चेन रिएक्शन होती है। जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं तो किसी एक बंदे को सिर्फ सैलरी देते हैं, उससे सिर्फ उसका घर चलता है, किसी और का घर नहीं चलता है। लेकिन जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तो वो एक चेन रिएक्शन है। एक बिल्डिंग बन रही है तो बिल्डिंग में जितना सामान लग रहा है, जिस दुकान से भी आ रहा है उसका घर चल रहा है, जितने लेबर लोग हैं वहाँ पे लेबर काम कर रहे हैं उनका जीवन चल रहा है, उनसे रिलेटेड लोगों का जीवन चल रहा है। तो एक लंबी लॉन्ग चेन है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो एक बहुत ही लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे और इससे क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे गवर्नमेंट खर्च कर रही है और उसका गवर्नमेंट और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर बढ़ रहा है तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है गवर्नमेंट की इकोनॉमी के लिए, उस राज्य की इकोनॉमी के लिए एक अच्छा इम्पैक्ट है। रेवेन्यू रिसीट भी 24% से बढ़ रहा है, ये भी हमने देखा, तो ये भी एक अच्छा सूचक है क्योंकि राजस्व प्राप्ति अगर आपकी बढ़ रही है तो ये भी एक बहुत अच्छा, मतलब रेवेन्यू रिसीट बढ़ना और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ना दोनों एक बहुत अच्छे सूचक हैं देश की इकोनॉमी के लिए या राज्य की इकोनॉमी के लिए। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट हम अगर बात करेंगे, सकल राजकोषीय घाटा 25,551 करोड़, ये ध्यान रह जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये ध्यान रखना ज़रूरी है। 3.8 करोड़ रुपये, 3.8% ऑफ द GSDP, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.8%। अभी रिसेंट में जो हमने बजट पढ़ा था उसमें 2.98% है, 3% से कम है। FRBM एक्ट पढ़ोगे आप, उसमें मैंने उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की है। तो FRBM एक्ट 2006 है बिहार गवर्नमेंट का, तो उसके अकॉर्डिंग 3% से कम होना चाहिए। तो सरकार ने उसको संज्ञान में लेते हुए 2.98% रखा है फिस्कल डेफिसिट, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। सकल राजकोषीय घाटा ये 2021-22 का डाटा है, 3.8% था। उस समय कोरोना की वजह से छूट दी गई थी तो वो 3% शूट से आगे चला गया था। रेवेन्यू डेफिसिट की अगर हम बात करें तो 422 करोड़, इसको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। ये 0.1% ऑफ GSDP, 0.1% ऑफ द GSDP है, तो 0.1% है। लेकिन अभी अगर इस साल के बजट में हम बात करेंगे तो रेवेन्यू डेफिसिट से हम लोग रेवेन्यू सरप्लस हो चुके हैं। दैट मीन्स राजस्व घाटा जो है राजस्व बचत बन चुका है। तो ये एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, ये भी गवर्नमेंट की अच्छी फिस्कल पॉलिसी को इंडिकेट करता है। आगे बढ़ते हैं। GSDP एट करंट प्राइस हमने पढ़ लिया था, 6,75,448 करोड़ रुपए। प्राइमरी डेफिसिट प्राथमिक घाटा 11,729 करोड़ रुपए जो कि 1.7, ये ध्यान रखना है, 1.7% ऑफ द GSDP। ठीक है, अगर इस साल के बजट की बात करें तो 0.8% ऑफ द GSDP, मतलब पिछले सालों से आधा हो चुका है प्राथमिक घाटा। ये भी एक अच्छा सूचक है। घाटा जितना भी कम हो उतना बढ़िया है, सिंपल समझना है।
रेवेन्यू रिसीट की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू रिसीट की अगर बात करें तो सरकार को, बिहार सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व जो आता है वो रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू से आता है, दैट इज़ कर राजस्व। उसके बाद ग्रांट इन एड, सहायता अनुदान, और उससे कम नॉन टैक्स रेवेन्यू, गैर कर राजस्व। ठीक है सॉरी। तो टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या चीज़ें आती हैं? टैक्स रेवेन्यू में सरकार का अपना टैक्स जो सरकार ने वसूला है, उसके अलावा सेंट्रल टैक्सेस में जो स्टेट का पार्ट है, केंद्रीय करों में जो राज्य का अपना हिस्सा है, वो इन सब को मिला के अगर हम बात करें तो 79.5 ऑलमोस्ट 80% जो है वो रेवेन्यू जो है वो टैक्स रेवेन्यू से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है वो सहायता का अनुदान है, और उसके बाद जो है गैर का। तो इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली पूछते हैं, वो लोग पूछ सकते हैं। ये हमने क्या देखा? ये हमने देखा राजस्व लेखा में प्राप्ति, रिसीट इन रेवेन्यू अकाउंट। अब हम देख रहे हैं एक्सपेंडिचर इन रेवेन्यू अकाउंट। एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये बजट में भी हमने शो किया है, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत परसेंटेज ऊपर नीचे रहता है, लेकिन पैटर्न सेम रहता है। सामाजिक में सबसे ज़्यादा 47.8%, उससे कम जनरल सर्विसेज में 30.7%, और उससे कम इकोनॉमिक सर्विसेज में 21.5%। ठीक है, सामाजिक सर्विसेज में सबसे ज़्यादा, उसके बाद जनरल सर्विसेज में, उसके बाद इकोनॉमिक सर्विसेज में। पब्लिक डेब्ट की बात करें तो ये परसेंटेज ध्यान रखना ज़रूरी है, 30.9% ऑफ द GSDP, जो कि लार्जेस्ट है, सबसे ज़्यादा है। कुल उधार का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? लोक ऋण है, पब्लिक डेब्ट। पब्लिक डेब्ट प्लस लायबिलिटी की अगर बात करें तो टोटल 38.1% ऑफ द GSDP, 38.1% ऑफ द GSDP क्या है? पब्लिक डेब्ट प्लस लायबिलिटी। कुल बकाया देनदारी जो है सरकार की, वो है 38.1% ऑफ द GSDP। तो ये दोनों परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बजट में हमने इसके बारे में बात किया था। SGST जो है वो क्या है? लार्जेस्ट सोर्स ऑफ स्टेट्स ओन रेवेन्यू। स्टेट रेवेन्यू नहीं, स्टेट के अपने राजस्व में सबसे बड़ा पार्ट कहाँ से आता है? SGST से आता है। ऑलमोस्ट शायद 70% के आसपास जो है, 63% के आसपास जो है वो SGST से आता है। बजट में हमने इसको डिस्कस किया है। ठीक है, यही चीज़ जो हमने अभी ऊपर पढ़ी वही है। सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ पे है? सोशल सर्विसेज में, उसके बाद जनरल सर्विसेज में, उसके बाद इकोनॉमिक सर्विसेज में, उसके बाद पूंजीगत व्यय, कैपिटल आउटले। ठीक है, उसके बाद फिर लोक ऋण की अदायगी, डिस्चार्ज ऑफ द पब्लिक डेब्ट। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, ये हमने ऊपर पढ़ लिया है। एक्सपेंडिचर एज वेल एज ग्रोथ इन द डेवलपमेंट इज़ ग्रेटर देन द नॉन डेवलप। विकासात्मक कार्यों में जो व्यय है वो गैर विकासात्मक कार्यों के व्यय से हमेशा ज़्यादा है। ये हमने बजट में भी पढ़ा है, इसमें भी यही चीज़ है। पैटर्न हमेशा सेम रहता है, पैटर्न चेंज नहीं होता। परसेंटेज थोड़ा 1-2%, 2-3% ये कम ज़्यादा होता है, पैटर्न वही रहता है। मेंस के लिए कुछ पॉइंट है, ध्यान रखना है। इंडिकेटर्स फॉर एनालाइजिंग फिजिकल परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। मेंस के बच्चे अगर जैसा मैंने इसमें लिखा हुआ है वैसे लिख दिया आपने, तो कहीं भी 28 नंबर, 36 में से 36 या 38 में से 28 नंबर से कम नंबर कहीं नहीं मिलेगी आपको। थोड़ा सा डाटा और जैसा मैंने लिखा है वैसे के वैसे आप अगर वहाँ लिखा है, अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं भी आता है फिजिकल परफॉर्मेंस, तब भी इसके डाटा को आप यूज़ कर सकते हो इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन में, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन में। जी स्टूडेंट, तो राज्य सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन के विश्लेषण के लिए जो सूचक हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। 3 चीज़ें हैं, सस्टेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड वल्नरेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी की हम बात करते हैं, सुस्थिरता। क्या होती है सुस्थिरता? एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट मेट विदाउट इंक्रीज इन डेब्ट बर्डन, मतलब व्यय संबंधित ज़रूरतें जो हैं बिना ऋण बोझ के बढ़ाए पूरा कर लेना। जैसे मेरी सैलरी 50,000 रुपये है, अगर मैं खर्चा 60,000 रुपये कर दूंगा तो 10,000 रुपये मुझे लोन लेना पड़ जाएगा। अब चलो 10,000 रुपये अपने लोन तो ले लिया, अगले महीने फिर आप 60,000 रुपये खर्चा कर दोगे तो 10,000 अगले महीने फिर लोन लेना पड़ जाएगा। इससे हो क्या रहा है? सस्टेनेबल नहीं है ये चीज़। 2 महीने तो शायद आपको बैंक लोन दे भी दे, लेकिन तीसरे महीने जब आप वापस नहीं कर पाओगे तो बैंक भी लोन देना क्या कर देगी? बंद कर देगी। तो ये सस्टेनेबल नहीं है, लंबे समय तक चल नहीं सकता, स्थिरता नहीं आएगी इससे सब। तो इसीलिए एक्सपेंडिचर हमें करना है, लेकिन एक्सपेंडिचर को जो भी है उसको हम बिना बोझ, बिना ऋण के बोझ के अगर पूरा कर ले रहे हैं तो वो हमारी इकोनॉमी क्या है? सस्टेनेबल है, सुस्थिर है। तो उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं, कौन कौन से हैं? पहला, बैलेंस फ्रॉम करंट रेवेन्यू। बैलेंस फ्रॉम करंट रेवेन्यू, वर्तमान राज्य शेष। रीसेंट में आपने देखा अभी रेवेन्यू डेफिसिट है इकोनॉमिक सर्वे में, और बजट में क्या है हमारे पास? रेवेन्यू सरप्लस है। तो हम डेफिसिट से सरप्लस की तरफ चले गए हैं। दैट मीन्स रेवेन्यू, हमारा जो रेवेन्यू रिसीट है, रेवेन्यू डेफिसिट है वो रेवेन्यू सरप्लस बन गया है। तो रेवेन्यू सरप्लस हो गया है, तो ये एक अच्छा सूचक है।
हमारे फिस्कल परफॉर्मेंस के लिए या राजकोषीय प्रदर्शन के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट रेशियो। इंटरेस्ट रेशियो क्या होता है? इंटरेस्ट पेमेंट, जो आप बकाया, जो ब्याज आप भुगतान करते हो जितने भी लोन लिए हुए हैं उस पर, डिवाइड बाई टोटल रेवेन्यू रिसीट, कुल राजस्व माइनस ब्याज प्राप्ति, जो आपको ब्याज प्राप्ति हुई है उससे माइनस। तो ये क्या है? बिहार के लिए क्या है? निम्न स्तर पे है। ऑलमोस्ट जितने भी स्टेट हैं बड़े बड़े, उन स्टेट्स में ऑलमोस्ट सबसे कम है बिहार का। तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। 10.1 है इंटरेस्ट रेशियो, जो एक अच्छा नंबर है, ठीक है। ये पॉजिटिविटी को शो करता है बिहार की इकोनॉमी के। ग्रोथ इन आउटस्टैंडिंग डेब्ट। आउटस्टैंडिंग बकाया राशि में, बकाया ऋण में जो वृद्धि है वो भी क्या है? पिछले साल से कम हुई है। तो आपका लोन बढ़ नहीं रहा है, लोन कम हो रहा है। तो लोन कम होना एक अच्छी चीज़ है। ग्रोथ इन टोटल रेवेन्यू रिसीट, हमने अभी रेवेन्यू रिसीट के बारे में बात करी, 24% के लिए बढ़ा है, 24% के आसपास। तो कुल राजस्व में दो चीज़ों की हमने बात करी थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ना और रेवेन्यू रिसीट बढ़ना। ये दोनों चीज़ें क्या हैं? बहुत अच्छी चीज़ है। तो 24% के आसपास रेवेन्यू रिसीट बढ़ा है, ये एक अच्छा इंडिकेटर है। स्टेट्स ग्रोथ इन स्टेट्स ऑन रेवेन्यू रिसीट, और स्टेट के अपने, ये तो टोटल रेवेन्यू रिसीट था, ये अपने खुद के अपने राजस्व प्राप्ति में राज्य ने कितनी वृद्धि की है? 6.5% की वृद्धि की है, जो एक अच्छा इंडिकेटर है। तो हमने देखा सस्टेनेबिलिटी के लिए 5 पॉइंट, इन सस्टेनेबिलिटी के 5 पॉइंट में, पाँचों के पाँचों पॉइंट में बिहार क्या है? ने एक्सेल किया है, ये एक अच्छी चीज़ है। अब स्टेट के अपने रेवेन्यू रिसीट को अगर हम बढ़ाते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि हमें क्या है कि हमारी जो निर्भरता है सेंट्रल टैक्सेस पे या सेंट्रल ट्रांसफ़र पे या ग्रांटीन एड पे, जो हमारी निर्भरता है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। इससे सरकार को केंद्रीय सेंटर से पैसा आएगा कि नहीं आएगा अपनी स्कीम्स के लिए, उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो जब हम अगर महाराष्ट्र और कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे यही चीज़ है कि वहाँ का रेवेन्यू इतना ज़्यादा है, इतनी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे, वहाँ का खुद का टैक्स कलेक्शन इतना अच्छा है कि उन्हें सेंटर पे निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बिहार में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि उतनी ज़्यादा यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर का ग्रोथ नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे सरकार खुद से रेवेन्यू जनरेट करना उतना नहीं कर पाती है एज़ कम्पेयर टू द बिगर स्टेट्स, जिसकी वजह से तो हमें दूसरे सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे जिस पे हम अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकें, ताकि हमें केंद्र पे निर्भर ना होना पड़े, ठीक है। चलिए फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, लचीलापन। कैपिटल रीपेमेंट इज़ टू कैपिटल बोरोइंग रेशियो, इसका मतलब पूंजी अदायगी तथा पूंजीगत ऋण ग्रह का अनुपात। प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल बोरोइंग यूज फॉर रीपेमेंट एंड नॉट एसेट क्रिएशन। इसका मतलब क्या है कि आपने जो पैसा बोरो किया उसको आप रीपेमेंट में यूज़ कर रहे हो, ना कि एसेट क्रिएशन में। अगर मैं किसी को सैलरी देने के लिए लोन ले रहा हूँ तो दैट विल हैव अ डिज़ास्ट्रस इम्पैक्ट, मेरी कंपनी पे बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ेगा उसकी वजह से। लेकिन हाँ, अगर मैं लोन ले रहा हूँ किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए, तो मुझे पता है कि वो 10 लाख रुपए जो हैं वो आगे आने वाले समय में 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख बनने के चांस। लेकिन उससे अगर मैं किसी की सैलरी दे रहा हूँ तो दैट विल हैव अ डिज़ास्ट्रस इम्पैक्ट, बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट होगा उसका, ठीक है। तो ये चीज़ कम हुई है, जैसा आप देख सकते हो इसमें 46.6% से 25.3% पे आ गया है, जो कि एक अच्छा इंडिकेटर है, डिक्रीज़ हुआ है सब्सटेंशियली। कैपिटल आउटले टू द कैपिटल रिसीट रेशियो, इसका मतलब क्या है? वही चीज़ कि पूंजीगत प्राप्ति के साथ पूंजीगत परिव्यय का अनुपात, एक्सटेंड टू विच द कैपिटल रिसीट, जो भी आपने कैपिटल रिसीट लिया है, कैपिटल रिसीट है, उसमें से आपने कैपिटल फॉर्मेशन में कितना यूज़ किया है, ये परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ा भी है, 42.2% से 58.5% बढ़ा है। पूंजी प्राप्ति का राज्य का की पूंजी निर्माण के लिए किस हद तक उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन में कितना आप यूज़ करें, जितना ज़्यादा, हमने बोला था एक चेन है, ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है इसका, ठीक है। तो कैपिटल फॉर्मेशन अगर आप करोगे तो वो पूरी की पूरी इकोनॉमी को फ़ायदा देगा, और ये लगातार बढ़ा है। तीसरा, कंट्रीब्यूट टू द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए अधिक समर्थन दिया जा रहा है। स्टेट के टैक्स रिसिप्ट जो है इस टू GSDP रेशियो, हमने बात करी स्टेट के ऑन टैक्सेस, नॉन टैक्सेस और टोटल टैक्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हुए हैं
अब इसकी वजह से हुआ क्या है, हमारी सेंटर के ग्रांट्स पे निर्भरता बढ़ी है। अगर आपने बजट देखा है तो बजट में मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी, कुछ चीज़ें ही कम हुई हैं बजट में पिछले सालों से, और उसमें ग्रांट इन एड जो सेंटर से हमें मिल रहा है वो वन ऑफ देम है। मतलब ग्रांट इन एड जो है, अनुदान जो हमें सरकार से मिल रहा है, वो क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब वो कम होता जा रहा है तो सरकार की क्षमता जो है खर्च करने की वो कम होती जा रही है। तो इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने खुद के टैक्सेस, नॉन टैक्सेस और टोटल टैक्सेस जो हैं वो क्या करें, बढ़ाएं, ताकि हम सेंटर के पैसों पे निर्भर ना रह सकें। तो ये बढ़ा भी है, लेकिन और तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, ये 3 पॉइंट हुए फ्लेक्सिबिलिटी के। आगे बढ़ते हैं वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी मतलब सुभेदता। इसके लिए जो 3 सूचक हैं, तीनों आपको पता है, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट प्राथमिक घाटा जो है कम हुआ है, डेफिनेटली कम हुआ है। मैंने बात करी 1.7% से 0.8% हुआ है बजट में। रेवेन्यू डेफिसिट की हम बात करें, रेवेन्यू डेफिसिट से हम लोग रेवेन्यू सरप्लस में आ गए हैं। फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो 3.8% से 2.98% पे आ चुकी है, तो विद इन द लिमिट ऑफ FRBM एक्ट 2006। तो ये तीनों चीज़ें हमारी जो हैं वो अच्छी हैं। तो ये 3 पॉइंट, सस्टेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड वल्नरेबिलिटी, ये 3 पॉइंट को अगर आपने अच्छे से वहाँ लिख दिया, इसको आप किसी भी में भी यूज़ कर सकते हो। जहाँ भी स्टेट इकोनॉमी की परफॉर्मेंस की बात आ रही है, इन तीनों पॉइंट को आप डाल सकते हो मेंस में। सही बात आ रहा हूँ, 27 से 28 नंबर से कम कोई नहीं देगा, इससे ज़्यादा ही देगा। एक अलग ही इम्पैक्ट डालेगा ये, क्योंकि कोई नहीं पढ़ता है इतने डीपली इकोनॉमिक सर्वे। मुझे भी पता है, मैंने बहुत ढूंढ के देख लिया यूट्यूब पे, कहीं नहीं मिला मुझे इतना डीपली जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये तो हुआ हमारा फिस्कल परफॉर्मेंस की बात। एक्सपेंडिचर की भी बात कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर हर जगह नहीं करना चाहिए। अगर आपकी सैलरी और पेंशन में ही पूरा पैसा खर्च हो जा रहा है तो आपकी इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर पाएगी। ठीक है, क्योंकि वो एक लायबिलिटी है स्टेट के लिए, उससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हमें एक्सपेंडिचर की क्वालिटी को भी देखना है, व्यय की गुणवत्ता को भी के मापदंड को देखना है। तो उसमें कैपिटल आउटले टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय में पूंजीगत परिव्यय का अनुपात, और कैपिटल आउटले टू GSDP। कैपिटल आउटले एक GSDP से, और कैपिटल आउटले एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय। ठीक है, दोनों ही क्या हुए हैं, लगातार बढ़े हैं। और ये एक अच्छा सूचक है कि आप एक्सपेंडिचर अच्छी जगह कर रहे हो, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कर रहे हो। जैसे आपने लास्ट के 10 सालों में देखा है बिहार में कि रोड्स की स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई है। जब रोड की स्थिति अच्छी होती है तो रोड की स्थिति से व्यापार बहुत ज़्यादा आता है, बाहर से डोमेस्टिक, इंटरनेशनल सारे व्यापार आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ सकती हैं, ठीक है, जिनसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जो है उनकी वजह से एक रिपल इफ़ेक्ट होता है, पूरी की पूरी इकोनॉमी चेंज हो जाती है। तो ये एक अच्छा सूचक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज टू द GDP टू द GSDP। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हम बात कर रहे हैं, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय का अनुपात। देखिए अगर बिहार की बात करें तो बिहार एक तरीके से अगर हम बात करें तो एक पुअर कंट्री है, डेवलपिंग स्टेज में एकदम नीचे है अभी। तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है अभी पुअर है। जब पुअर है तो उनके सोशो इकोनॉमिक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। तो सरकार अगर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस पे खर्च कर रही है, सर्विसेज पे खर्च कर रही है, उनको सर्विसेज दे रही है, जो लोग सर्विसेज नहीं ले पा रहे हैं, खुद खरीद नहीं पा रहे हैं, तो ये एक अच्छा सूचक है, क्योंकि नीचे के तबके के जो लोग हैं उनको ऊपर आने का मौका मिलता है। जैसे 35% रिजर्वेशन वुमेन की हम बात करते हैं, तो बहुत ही लोअर क्लास की जो लड़कियां हैं उनको बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला ताकि वो ऊपर आ सकें सिर्फ अपने पढ़ाई के बलबूते पे और एक्सेल कर सकें। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके बारे में हम लोग, जब हम स्कीम्स के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, स्कीम्स में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सोशल और इकोनॉमिक सर्विसेज पे गवर्नमेंट खर्च कर रही है। और ये एक अच्छा सूचक है। जैसे आपने बोला कि जैसे हमने देखा कि शराबबंदी हुई, शराबबंदी एक सोशल सर्विस है, गवर्नमेंट को लगभग 4000 करोड़ रुपए का लॉस है, लेकिन आप इस तरीके से नहीं देखें। उसका 6 से 7 साल हो चुके हैं अभी। जब उसका हम एनालिसिस करते हैं तो हेल्थ इंडिकेटर्स अगर आप देखोगे बिहार के, तो हेल्थ इंडिकेटर्स में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। लोग अब वही दारू पी पा रहे हैं जो या तो वेल्दी हैं, दबंग हैं,
ठीक है। नहीं तो अब ऐसे लोग जो शरीफ हैं, ज़्यादा जिनके पास पैसा नहीं है, वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इतनी महंगी है। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है वुमेन के लिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। उन कंडीशंस में जिनको सफ़र करना पड़ता था, डोमेस्टिक वायलेंस सहना पड़ता था उन वुमेन्स को, तो वहाँ पे हेल्थ इंडिकेटर्स में वुमेन के मेन के दोनों हेल्थ इंडिकेटर्स में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है अगर आप पिछले 7 साल के डेटा को एनालाइज करोगे तो। नेक्स्ट, नॉन सैलरी एक्सपेंडिचर इन द सोशल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज। मैंने क्या बोला कि सैलरी एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। सैलरी एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर है जिससे इकोनॉमी को बेनिफिट नहीं होता, एक इंडिविजुअल को बेनिफिट होता है। तो नॉन सैलरी एक्सपेंडिचर से क्या होगा? नॉन सैलरी एक्सपेंडिचर से एक कम्युनिटी का बेनिफिट होगा, ठीक है, और इससे पूरी इकोनॉमी एज ए होल डेवलप करेगी और एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट हमारे पास हो पाएगा। सभी का, सबका साथ सबका विकास, जैसे बोलते हैं ना मोदी जी, उस टाइप से, ठीक है। तो ओवरऑल पैटर्न क्या कर रहे हैं? इंडिकेट करता है कि इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ द एक्सपेंडिचर बाय द स्टेट गवर्नमेंट। संपूर्ण पैटर्न जो है हाल के वर्षों में राज्य सरकार द्वारा किए गए वे की गुणवत्ता मानदंडों में सुधार की जानकारी देते हैं। हमने दोनों चीज़ें देखी, फिजिकल परफॉर्मेंस के बारे में भी देखा, एक्सपेंडिचर के बारे में भी देखा। दोनों इंडिकेटर क्या कर रहे हैं? शो कर रहे हैं कि हाँ भाई, पहले से अब जो है एक क्वालिटी डेवलपमेंट हो रहा है एक्सपेंडिचर में भी, रिसीट कलेक्शन में भी, राजस्व की प्राप्ति में भी, व्यय में भी, और एक फिजिकल परफॉर्मेंस, राजकोषीय जो परफॉर्मेंस है उसमें भी, ठीक है। इतना ही डिस्कस करते हैं। अगला जो है वो नेक्स्ट, आगे इसका जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट में वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अभी तक अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें, ठीक है, और उन लोगों तक पहुंचाएं हमारा ये इनिशिएटिव, जो लोग इसको डिज़र्व करते हैं और जिनके पास जो इनसे अपना मैक्सिमम निकाल के एग्ज़ाम में जाके फोड़ सकते हैं, ठीक है।